नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे गौड़ जनजाति। सबसे पहले हमने गौड़ जनजाति का निवास क्षेत्र देखा, उसके बाद उनके शारीरिक विशेषताएं देखी, शारीरिक लक्षण, फिर उनके वस्त्र और आभूषण देखे। ठीक है, इसके बाद हमने भोजन पढ़ा, फिर उन लोगों की हमने अर्थव्यवस्था पढ़ी थी। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने कृषि देखी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कुटीर उद्योगों को देखा। वो लोग हैं वो दो प्रकार से कृषि करते हैं, जिनको दिप्पा और पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। दिप्पा कृषि है, इसमें क्या करते हैं, किसी भी भूमि है उस पर वनों को काट कर जला कर के भूमि को साफ कर लिया जाता है। ठीक है, फिर उस नई भूमि पर 2-4 वर्ष तक कृषि की जाती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह जाकर इस प्रकार की प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। तो इसको कहते हैं दिप्पा कृषि। पेंडा कृषि क्या है? पेंडा कृषि पहाड़ी भागों पे की जाती है, जहाँ पर वन है वो खड़े रहते हैं। इस कृषि के लिए जो ढाल हैं वो सीढ़ीदार होते हैं पहाड़ी ढालों पर, और वहाँ पर खेती की जाती है। ठीक है, जिन भागों में जल प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर ऊंचे भागों से छोटी छोटी नहरें काट कर नीचे ढालों की तरफ पानी है उसको ले आते हैं। खेतों में आर्द्रता बनाए रखने के लिए ढालों के नीचे लट्ठे रख दिए जाते हैं ताकि आर्द्रता है वो बनी रहे। तो ये पेंडा कृषि है। मत्स्य पालन देखा हमने, पशुपालन देखा और कुटीर उद्योग देखे। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे गौड़ लोगों की सामाजिक व्यवस्था। किन लोगों की सामाजिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से पाई जाती है। सामाजिक व्यवस्था गौड़ जनजाति की। देखिए, सामाजिक व्यवस्था है, इन लोगों का जो समाज है वो पितृ प्रधान होता है। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति है वो पुत्रों में बांटी जाती है। ठीक है, पुत्री को हिस्सा नहीं दिया जाता है। संयुक्त परिवार में रहते हैं ये लोग। परिवार की जो इकाई है उसको भाईबंद के नाम से जाना जाता है। परिवार का सबसे जो बुजुर्ग पुरुष है वो मुखिया होता है, और गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम है वो कहते हैं। गांव का जो चौकीदार होता है वो कोतवार के नाम से जाना जाता है, और प्रत्येक गौड़ गांव में एक पुजारी या पुरोहित होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पुजारी या पुरोहित है वो देवार कहलाता है। और जो गौड़ लोग हैं उनके गांव में 3 सामाजिक संस्थाएं हैं वो होती हैं। वो सामाजिक संस्थाएं बाड़ा, गुरी और गोतुल के नाम से जानी जाती हैं। तो इनको हम डिटेल से देखेंगे। तो देखिए, गौड़ों में पितृ प्रधान समाज होता है गौड़ जनजाति में। ठीक है, पिता की जो संपत्ति है वो पुत्रों में बांटी जाती है। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पुत्रों में बांटी जाती। ठीक है, महिलाओं को या स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं होता संपत्ति में। पुत्री को हिस्सा नहीं होता, संपत्ति का नहीं दिया जाता। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त परिवार में रहते हैं। और परिवार की जो इकाई है इस परिवार की इकाई को भाईबंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
परिवार की इकाई भाईबंद के नाम से जानी जाती है। परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष है वो मुखिया होता है। परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष मुखिया होता है। ठीक है। इसके अलावा गांव के जो मुखिया है उसको पटेल या मुखादम कहते हैं। गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक गांव का एक चौकीदार होता है, यानी गांव का जो चौकीदार है वो कोतवाल नाम से जाना जाता है। गांव का चौकीदार कोतवाल नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये गांव का चौकीदार हो गया जिसको कोतवाल कहते हैं। प्रत्येक गौड़ गांव में एक पुजारी या पुरोहित होता है। प्रत्येक गौड़ गांव में एक पुजारी या पुरोहित होता है। ठीक है। इस पुजारी या पुरोहित जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? देवार कहा जाता है, जिसे देवार कहा जाता है। ठीक है। और गौड़ गांव में 3 सामाजिक संस्थाएं होती हैं। गौड़ों के गांव में 3 सामाजिक संस्थाएं होती हैं। ठीक है। तो उन संस्थाओं को पढ़ने से पहले देखिए, पितृ प्रधान समाज हो गया। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पुत्रों में बांटी जाती है, पुत्री को कोई हिस्सा नहीं होता। संयुक्त परिवार में रहते हैं। परिवार की इकाई को भाईबंद के नाम से जाना जाता है। परिवार का जो सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है वो मुखिया कहलाता है। गांव का मुखिया पटेल या मुखादम के नाम से जाना जाता है। गांव का जो चौकीदार होता है उसको कोतवाल कहते हैं। और प्रत्येक गौड़ गांव में एक पुजारी होता है जो क्या कहलाता है? देवार कहा जाता है। गौड़ों के गांव में 3 सामाजिक संस्थाएं होती हैं। और वो 3 सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? जिनमें पहली है 1 नंबर बाड़ा। बाड़ा देखिए, बाड़ा क्या होता है? गांव के पटेल या माल गुजार का घर है वो बाड़ा कहलाता है। अधिकांश गांव के मध्य में स्थित होता है। ठीक है। यहाँ से गांव की सामाजिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। अन्य घरों की अपेक्षा ये अच्छा होता है, गांव के सुंदर होता है, कहीं कहीं 2 मंजिला भी होता है। और यहाँ पर गांव की समस्याओं पर विचार करने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। तो ये होता है बाड़ा। तो गांव के पटेल या
मालगुजार का घर क्या कहलाता है? बाड़ा। ठीक है। तो गांव के पटेल या मालगुजार का घर होता है, यह अधिकांशतः गांव के मध्य में स्थित होता है। अधिकांशतः गांव के मध्य में स्थित होता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से गांव की सामाजिक गतिविधियों का संचालन होता है। यहाँ से गांव की सामाजिक गतिविधियों का संचालन होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर गांव के अन्य घरों की अपेक्षा ये सुंदर होता है और कहीं कहीं दुखंडा भी होता है। गांव के अन्य घरों की तुलना में सुंदर व कहीं कहीं दुखंडा यानी दो मंजिला, दुखंडा या दो मंजिला होता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ गांव की समस्याओं के पर विचार करने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ गांव की समस्याओं पर विचार करने के लिए एकत्रित होते हैं। तो ये है बाड़ा। ठीक है। गांव के पटेल या मालगुजार का घर होता है बाड़ा। अधिकांशतः गांव के बीच में होता है, स्थित होता है। यहाँ गांव की सामाजिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। गांव के अन्य घरों की अपेक्षा ये सुंदर और कहीं कहीं पर दुखंडा होता है और यहाँ पर गांव की समस्याओं पर विचार करने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। तो ये है बाड़ा। दूसरा है गुरी। गुरी, गुरी क्या होता है? एक प्रकार का कम्युनिटी हॉल होता है। ठीक है। गांव का, इसका आकार गांव की जनसंख्या के ऊपर आधारित होता है। यहाँ गांव के समस्त लोगों के सहयोग से इसका निर्माण किया जाता है और इसमें समय समय पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम होते हैं। ठीक है। गुरी तो एक प्रकार का कम्युनिटी हॉल। ठीक है। इसका जो निर्माण होता है, आकार जनसंख्या पर आधारित, कितना बड़ा होगा? ये जनसंख्या पर आधारित होता है। गांव की जनसंख्या है उसी के आधार पर। इसका जो निर्माण किया जाता है, ठीक है, वो निर्माण होता है गांव वालों के सहयोग से। समस्त गांव के लोगों के
सहयोग से। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, समय समय पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम होते हैं। यहाँ समय समय पर मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम होते हैं। तो ये है गुरी। ठीक है। गुरी क्या है, एक प्रकार का कम्युनिटी हॉल होता है। इसका आकार जनसंख्या पर आधारित होता है। इसका जो निर्माण किया जाता है वो समस्त गांव के लोगों के सहयोग से होता है। और यहाँ पर समस्त मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम हैं वो समय समय पर किए जाते हैं। अगली जो संस्था है वो है गौतुल। गौतुल तो बाड़ा, गुरी और गोतुल। गोतुल क्या होता है कि ये गौड़ लोगों का एक युवा गृह है। यहाँ अविवाहित युवक युवतियां रहते हैं। गौड़ लोगों का युवा गृह यहाँ, ठीक है, यहाँ अविवाहित युवक युवतियां रहते हैं। युवक युवतियां रहते हैं। ठीक है। उनको शिक्षा दी जाती है। उनको शिक्षा, हाँ लाओ, उनको यहाँ पर शिक्षा है वो देने का काम है वो किया जाता है। तो ये है गौतुल। गौतुल क्या होता है, गौड़ लोगों का एक युवा गृह होता है। सारे अविवाहित नवक युवतियाँ यहाँ पर रहते हैं और उनको शिक्षा देने का काम करते हैं। तो ये है गौड़ लोगों की सामाजिक संस्थाएं। 3 सामाजिक संस्थाएं होती हैं, बाड़ा, गुरी और गोतुल। ठीक है। अगला है गौड़ लोगों में विवाह है वो किस प्रकार से होता है, यानी विवाह प्रथा। तो अगला बिंदु है विवाह। गौड़ जनजाति में देखिए, गौड़ लोगों में विवाह है वो अनेक प्रकार से संपन्न होते हैं। जैसे सेवा विवाह, विधवा, हरण है, विनिमय है, मकली है, अनियमित है और बहु विवाह आदि हैं वो प्रचलित हैं। जैसे
सेवा विधवा हरण विनिमय, सेवा विधवा हरण विनिमय, ठीक है, मकली, इसके अलावा अनियमित और बहुपत्नी विवाह। ठीक है, इसके अंतर्गत एक है सेवा विवाह, कि ये सेवा विवाह क्या होता है। सेवा विवाह होता है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, यदि कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो वो क्या करता है, लड़की के पिता के घर पर 2 से 5 वर्ष तक खेतीबाड़ी में हाथ बटाता है, उनका काम है वो परिश्रम पूर्वक करता है, ठीक है, और उनका फिर विवाह हो जाता है। तो ये है सेवा के द्वारा विवाह करना। खेतीबाड़ी में हाथ बटाता, और फिर उन लोगों का विवाह हो जाता है। विवाह विच्छेद का जो अधिकार होता है वो अधिकतर किसको होता है, पुरुषों को होता है, विवाह विच्छेद का अधिकार। किसको होता है, पुरुषों को, ठीक है। और विच्छेद के बाद में, यानी तलाक के बाद पूर्व बच्चे, पहले जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर पति का अधिकार होता है, यानी तलाक के बाद में बच्चों के ऊपर पति का अधिकार होता है। विवाह उत्सव का जो आयोजन है वो किसी प्राकृतिक स्थान पर करते हैं, विवाह उत्सव प्राकृतिक स्थान पर, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो जल स्रोत है, आम के वृक्ष हैं और वहाँ पर विवाह उत्सव है वो मनाया जाता है। नृत्य में अभिरुचि होती है, स्त्री पुरुष ये लोग साथ साथ नृत्य करते हैं। अगला है वर्तमान शिक्षा का प्रभाव, इनके ऊपर वर्तमान शिक्षा का क्या प्रभाव है। ठीक है, देखिए पिछले कुछ वर्षों से निर्माण उद्योगों में ये लोग श्रमिक का कार्य है वो करने लगे हैं, विनिर्माण उद्योगों में, जिससे बड़ी संख्या में ये लोग कोयला, लोहा, मैग्नीज आदि की जो खनन की खानें हैं उनमें कार्य करने लग गए हैं। इसलिए इन लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो उन्नत हुई है। निर्माण केंद्रों के समीप बस्तियां हैं वो बस गई हैं। इसके अलावा उनमें अस्पताल है, स्कूल है, बाज़ारों की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो गई है। यातायात के साधनों पर नगरों से संपर्क होने के कारण ये लोग अब समाज की मुख्य धारा हैं उससे जुड़ने लगे हैं। तो यानी इनके ऊपर शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव है वो पड़ा है। तो ये आपकी गौड़ जनजाति है वो कंप्लीट हो गई है। निवास क्षेत्र, इनका शारीरिक लक्षण, उनका भोजन, वस्त्र और आभूषण, अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, ठीक है, कुटीर उद्योग है, सामाजिक व्यवस्था पड़ी। सामाजिक व्यवस्था के 3 प्रकार देखे, बांडा है, गुरी बाड़ा, गुरी और गोतुल। विवाह प्रथा देखी
और वर्तमान में इनका शिक्षा के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। तो ये आपको धन्यवाद कंप्लीट गौड़ जनजाति हो गई है। इसके अलावा देखिए, यदि वर्तमान शिक्षा के संदर्भ में हम देखें तो कुछ वर्षों से विनिर्माण उद्योगों में कार्य करने लगे हैं। ठीक है। इसके अलावा बड़ी संख्या में ये लोग अब कोयला, लोहा, इस्क, बड़ी संख्या में ये कोयला, लोहा, इस्क, मैग्नीज खानों में काम करते हैं। ठीक है। निर्माण केंद्रों के समीप ही क्या बस गई है, बस्तियां बस गई है। विनिर्माण केंद्रों के समीप बस्तियां बस गई। ठीक है। इससे क्या हुआ, उन लोगों में जिनसे आवास, स्कूल, बाजारों की उन्नत अवस्था हो गई है, जिससे बाजार, स्कूल, अस्पतालों की उत्तम व्यवस्था। ठीक है। अब ये लोग समाज की मुख्य धारा से मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं। ठीक है। तो ये हो गया इनका वर्तमान शिक्षा के ऊपर प्रभाव। कंप्लीट, गौड़ जनजाति कंप्लीट हो गई।